नमस्कार। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। और सभी को सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग अब तक जुड़ चुके हैं उनको, और बाकी लोग भी बहुत जल्दी से यदि जुड़ जाएं तो उसके बाद में हम आगे का अपना जो आज का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ, धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। बांसवाड़ा से भी गुड मॉर्निंग आ रहा है, राजस्थान के दक्षिणी किनारे से। बहुत बहुत नमस्कार। चलिए आज के लाइव सेशन की हम बात कर लेते हैं, किस पर आयोजित ये सेशन किया जा रहा है। तो देखिए, आपकी जो कलाम चैरिटी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज में जो 4 तरह की परीक्षाओं के लिए 4 पेपर की ये सीरीज है, उसमें से सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए आपका जो दूसरा टेस्ट हुआ है इस टेस्ट सीरीज का, उस दूसरे टेस्ट में भूगोल विषय से संबंधित जो भी प्रश्न थे, विश्व भूगोल और भारत के भूगोल के, उन प्रश्नों के सॉल्यूशन को हम इस लाइव सेशन में देखेंगे। तो देखिए कौन से क्वेश्चन थे। आपको यहाँ से वो जो क्वेश्चन थे उनकी नेचर देखकर ये पता लगेगा कि आपका जो सब इंस्पेक्टर का पेपर होगा उसमें किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और जो भी प्रश्न आपको पूछा गया उसके आसपास की कौन सी चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि एज इट इज़ वहीं से प्रश्न ना आकर उसके आसपास से भी आए तो हम उसको हल कर पाएँ। चलिए, चूरू से भी नमस्कार, और सीकर से भी, और पूरे राजस्थान से भी, पूरे भारत से भी, जहां से भी आप हो वहां से नमस्कार। चलिए, सबसे पहले प्रश्न को स्क्रीन पर हम देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर का ये जो टेस्ट जिन लोगों ने दिया है उनके लिए भी, और जिन्होंने नहीं दिया वो भी देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन से हम डिस्कशन शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है, और इस प्रश्न में हम बात करें, ये विश्व के भूगोल का प्रश्न है। सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका आरएस का एग्जाम हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको अन्य किसी भी परीक्षा के सिलेबस में दी गई हो, तो यहाँ से विश्व भूगोल से किस तरीके का प्रश्न आता है। देखिए, हमने पहली बार की क्लास में ही बात की थी कि महाद्वीपों की भौतिक विशेषताएं आपके सिलेबस में जब भी होती हैं तब वहां से इस तरीके का प्रश्न आता है। देखिए, 3-4 तरीके के प्रश्न बनते हैं। उनमें से एक तो किसी पर्वत श्रेणी, पर्वत चोटी, सबसे ऊंचा बिंदु हम कह सकते हैं, सबसे निम्नतम बिंदु, इनके बारे में, सबसे बड़ा देश, छोटा देश, बड़ा पठार, मैदान, इनके बारे में, सबसे लंबी नदी, झील, इनसे संबंधित भौतिक विशेषताओं के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसी कड़ी में हम देखें तो आपको विश्व भूगोल का ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये कुछ झीलों का पूछा गया है कि कौन सी झील कौन से महाद्वीप में है। आपको यहां से ये देखना है कि इनमें से असुमेलित कौन सा है। कुछ हम देखें तो यहाँ पर जो झीलें दी गई है उनके सामने महाद्वीप का नाम लिखा गया है। इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो गलत है, जो झील का नाम है वो उस महाद्वीप में नहीं है, उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। और देखिए, एक एक को हम ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है विनिपेग झील और सामने लिखा है महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा देखिए, टेंगानिका झील और सामने लिखा है महाद्वीप कौन सा, अफ्रीका। तीसरा, टिटिकाका झील और सामने महाद्वीप लिखा है दक्षिण अमेरिका। और चौथा लिखा है अरल सागर, सामने महाद्वीप लिखा है एशिया। तो चलिए, आपको अब आंसर देना है कि ये जो आपको जोड़े दिए गए हैं इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा असुमेलित है, उसको आपको बताना है। चलिए, आंसर आपके आने शुरू हो चुके हैं। बाकी जो लोग देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। सुरेश, राजेश, संजू, कृष्णा, ममता, अंजू, हीरालाल, निर्मला, इन सब ने आंसर दिया। मनीषा, इन सब ने डी आंसर दिया है, और डी के अलावा भी कोई दूसरा आंसर अभी तक मैं नहीं देख पा रहा हूं। चलिए, बाकी के लोग भी जल्दी आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा असुमेलित है। बाकी के जो लोग हैं वो भी आंसर देने की कोशिश कीजिए कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, असुमेलित कौन सा है। अभी तक सबका आंसर डी आ रहा है। डी के अलावा भी कोई आंसर दे रहा है? डी के अलावा कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। चलिए, और किसी का आंसर आना बाकी है? जो भी देख रहे हैं वो उत्तर देने की कोशिश कीजिए।
तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आप लोगों ने जो आंसर दिया है उसमें आशीष कुमार, अभिलाषा खिचड़ और भूराराम, इनको छोड़कर सभी ने आंसर दिया डी, और इन 3 लोगों ने आंसर दिया है ए। तो देखिए डी आंसर जितने भी लोगों ने दिया है उन सब ने तुक्का लगाया है, और बदकिस्मती से उन सभी का तुक्का ये गलत है। डी इसका सही आंसर नहीं है। पूनम कुमारी ए, जो ए आंसर दे रहे हैं उनका सही है। देखिए वास्तव में स्थिति क्या है। सबसे पहली झील की हम बात करें, विनिपेग झील। विनिपेग झील के सामने महाद्वीप लिखा है ऑस्ट्रेलिया। विनिपेग झील की हम स्थिति देखेंगे तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। विनिपेग उत्तरी अमेरिका में है। हम देखेंगे कनाडा के जो प्रेरी एरिया है वहां पर, उस एरिया में हम देखेंगे वहां पर एक झील है विनिपेग, और विनिपेग एरिया में गेहूं की आपको विशाल मंडी देखने को मिलती है। तो विनिपेग जगह, विनिपेग झील, इनकी हम बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो ए ऑप्शन ही गलत था, और यहाँ पर अधिकतर लोगों ने आंसर दिया था डी जिन्होंने दिया उनका गलत था। देखिए विनिपेग के बाद में हम दूसरी झील की बात करें, टेंगानिका। टेंगानिका अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे तो झीलों की एक आपको श्रृंखला मिलेगी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिसमें विक्टोरिया भी है, एडवर्ड भी है, इसके अलावा टेंगानिका, न्यासा, मलावी, इस तरीके के नाम आते हैं। ये सब झीलें अफ्रीका महाद्वीप में है। टेंगानिका के अलावा दूसरा हम देखें टिटिकाका। टिटिकाका झील है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर। पेरू और बोलिविया की जो सीमा है उस सीमा पर एंडीज पर्वत श्रेणी के ऊपरी भागों में आपको टिटिकाका झील देखने को मिलती है, और उस महाद्वीप में ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील भी है। टिटिकाका सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील जो नौगम्य हो, जो नाव चलाने योग्य हो, उसकी श्रेणी में आती है टिटिकाका। तो ये दक्षिण अमेरिका में है। इसकी स्थिति आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलिविया की सीमा पर ये आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें अरल सागर की, तो देखिए यहां पर अरल सागर के सामने लिखा है एशिया, और अधिकतर लोगों ने ऐसा माना था कि ये सही नहीं है, बल्कि ये सही है बिल्कुल। आप देखेंगे तो देखिए पश्चिमी एशिया में हम, या उत्तरी पश्चिमी एशिया में चलेंगे तो वहां पर एक झील है जिसका नाम है अरल सागर, और अरल सागर का हम विस्तार देखें तो किसी ज़माने में ये विश्व की 5 बड़ी झीलों में आती थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो विश्व की ये अगर 10 बड़ी झीलें भी आप देखें तो उनमें नहीं आएगी, क्योंकि ये लगातार सिकुड़ती जा रही है, सूखती जा रही है, और ऐसी स्थिति में इसमें बहुत कम पानी बचा है। और एक ऑप्शन आया बीच में, तुक्का नहीं, हमने ओरल सागर के भरोसे गलत किया। ओरल के भरोसे किया या कोरल के भरोसे किया है? ऑस्ट्रेलिया के किनारे पर कोरल सागर है, ओरल सागर के भरोसे नहीं किया आपने। आपको कुछ शब्द में भी कंफ्यूजन हुआ है, गणपत बिश्नोई। चलिए अरल सागर की हम स्थिति देखें तो एशिया की इस मरुस्थलीय भाग में ये एक पुराने समय में बहुत बड़ी झील थी। वर्तमान में ये काफी छोटी झील है, और इसमें 2 प्रमुख नदियां भी आकर गिरती हैं, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, जिनमें एक है सिरदरिया और एक है आमू दरिया। सिर और आमू दरिया, ये सिर नाम आ सकता है या सर नाम आ सकता है। ये 2 नदियां हैं, ये अरल सागर में गिरती हैं, और कई बार परीक्षा में प्रश्न इस तरीके से भी आता है कि आमू और सर नदियां कौन सी झील में गिरती हैं, तो किस में गिरती हैं? अरल सागर में गिरती हैं, एशिया में है, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन जिन्होंने किया था उनका सही है। हालांकि शुरू में हमने कमेंट देखे तो उनमें अधिकतर उत्तर डी दे रहे थे, और उसके बाद में कुछ लोगों ने ए उत्तर देना शुरू किया। ए जिन्होंने दिया है उनका सही है, और जो डी कर रहे थे शुरुआत में उन सबका गलत था। चलिए पहला प्रश्न देखने के बाद में स्क्रीन पर अगला प्रश्न हम देखते हैं, और आप लोगों को उत्तर सभी को देने की कोशिश करनी है कि इसका आंसर क्या है, चाहे गलत हो सही हो, कोशिश आपको करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर देना है। दूसरा, ये जो प्रश्न आपको पूछा गया है, तो ये देखिए आपके सिलेबस में यदि देखा जाए तो सब इंस्पेक्टर का हो चाहे आरएस का सिलेबस हो, उसमें आपको कुछ पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, विश्व के भूगोल से संबंधित अन्य कई प्रकार के
जो टॉपिक है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और विश्व की जलवायु से संबंधित, वर्षा से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट से क्या अभिप्राय है? हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, तप्त स्थल किसे कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय स्थल, ट्रॉपिकल एरिया को। दूसरा ऑप्शन है उच्च ताप वाला क्षेत्र, हाई टेम्परेचर वाले एरिया को। तीसरा ऑप्शन है जैव विविधता बहुल क्षेत्र, जिसमें बायोडाइवर्सिटी रिच हो उस एरिया को। और चौथा ऑप्शन है निम्न वर्षा वाला क्षेत्र यानी लो रेनफॉल एरिया। तो कौन से क्षेत्र को हम तप्त स्थल कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं? बीच में एक कमेंट आया कि रीट का एग्ज़ाम कब तक होगा, मेरे को जानकारी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किसी से भी मत पूछना, क्योंकि किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है। जैसे ही स्थिति सामान्य होंगी तब सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि वो ऐसी परीक्षाएं करवाए, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसी कोई डेट डिसाइड नहीं की है। तो आप किसी भी तरीके की भ्रम की स्थिति में नहीं रहे। हो सकता है 2 महीने बाद ही हो जाए, 1 महीने बाद ही हो जाए, 6 महीने भी लग जाए। चलिए आंसर अब आप सब लोगों का आ चुका है और सब लोगों ने एक ही आंसर दिया और सभी का सही है। आप लोग आंसर दे रहे हैं सी। देखिए तप्त स्थल या हॉट स्पॉट से क्या अभिप्राय है? तप्त नाम सुनते ही हम हो सकता है कि उच्च ताप की तरफ चले जाएं या गर्म क्षेत्रों की ओर चले जाएं, लेकिन जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, उसको हम हॉट स्पॉट या तप्त स्थल के नाम से जानते हैं। विश्व के बहुत सारे भागों में अलग अलग जो हॉट स्पॉट हैं जो घोषित किए गए हैं। कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है, किसी हॉट स्पॉट का नाम देकर आपको ये पूछ लिया जाता है कि हॉट स्पॉट कहाँ पर है। ऐसी बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी वाला आपका जो टॉपिक है उसमें आपको हॉट स्पॉट के बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि विश्व में कौन सा हॉट स्पॉट कहां पर है, भारत में कौन कौन से हॉट स्पॉट है। ये आपके लिए प्रश्न रहा कि आप उन चीजों को जरूर देखेंगे, जैसे हिमालय के पूर्वी भागों में, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में, और इसके अलावा हम देखें तो दक्षिण पूर्व में मन्नार की खाड़ी का जो एरिया है, अंडमान वाला एरिया है, इन सब एरिया में आपको बहुत ज्यादा जैव विविधता भारत में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में पूछ लिया गया है और पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में ये ओजोन क्षरण की जो समस्या है उसके ऊपर आपको प्रश्न पूछा है। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 22 अप्रैल और ऑप्शन डी है 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। देखिए हम यदि ओजोन की बात करें तो ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है और इसकी सांद्रता या इसकी अधिकता हम देखें तो यह वायुमंडल की जो समताप मंडल परत है उसके निचले भाग में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। और वहां पर यह सूर्य की ओर से जो सौर विकिरण आती है उनमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी विकिरण जो होती है, उनका ये अवशोषण कर लेती है। यदि वो पराबैंगनी विकिरण धरातल तक पहुंचे तो हमारे लिए स्वास्थ्य से संबंधित कई तरीके के खतरे उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए ये हमारे लिए ओजोन गैस एक तरीके के रक्षा कवच का काम करती है, हमारी सुरक्षा करती है उन अल्ट्रावायलेट रेज से। लेकिन कुछ ऐसे प्रदूषक हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या विभिन्न प्रशीतकों से जो निकलते हैं, वो सारे के सारे इस ओजोन गैस को नष्ट करते हैं, इसको विघटित करते हैं। ऐसी स्थिति में ओजोन गैस की जो परत है वो पतली होती जा रही है, जिसको हम ओजोन छिद्र के नाम से भी जानते हैं, जैसा एक छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर खोजा गया है। और इस संबंध में विश्व में कई सम्मेलन संगोष्ठियां आयोजित हुई हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास करने के लिए जो समझौते किए गए हैं कि हम ओजोन को बचा सकें। और इसी संदर्भ में प्रतिवर्ष हम एक दिन को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए आप सब लोगों का आंसर आ चुका है और अधिकतर क्या सभी लोगों ने आंसर डी दिया है इसका, 16 सितंबर। 16 सितंबर सही आंसर है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 22 मार्च की यदि हम बात करें तो 22 मार्च को हम बनाते हैं जल दिवस। 5 जून की हम बात करें तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को। और 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो ये चारों ही डेट वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनके संबंध में हम बात करें तो इनमें से अलग अलग डेट का आपको प्रश्न पूछा जा सकता है।
जल दिवस का भी प्रश्न आता है, पर्यावरण दिवस का भी प्रश्न आता है, एनवायरनमेंट डे का। और 22 मई की यदि हम बात करें तो वो जैव विविधता दिवस भी है। बिल्कुल सही बात है आपकी कृष्ण कुमार यादव। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, ये तीनों तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर आप ओजोन दिवस के रूप में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए देखिए स्क्रीन पर, और ये प्रश्न आपको दिया गया है आपके विश्व के भूगोल में औद्योगिक प्रदेशों का टॉपिक है। विश्व में कौन सा उद्योग कौन से क्षेत्र में है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गहराई से ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ी सी भी जानकारी हो तो आप इस तरीके के प्रश्न का उत्तर दे दोगे। तो देखिए क्या प्रश्न आपको किया जा सकता है, पहले क्या प्रश्न आपको किए गए हैं, उन सबको आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है। तो आपको इंडस्ट्रियल जो रीजन है उनमें पढ़ना वास्तव में क्या होता है, बहुत गहराई की बात नहीं पूछी जाती। ये प्रश्न भी है बहुत आसान सा है। निम्न में से कौन सा मोटर गाड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन ए बोस्टन, ऑप्शन बी डेट्रॉइट, ऑप्शन सी बर्मिंघम और ऑप्शन डी पिट्सबर्ग। तो देखिए मोटर गाड़ी उद्योग जैसे ही हम पढ़ते हैं तो पूरे विश्व में यदि हमें एक भी नाम याद करना हो वो ही प्रमुख केंद्र है और वही इस सवाल में आपको पूछा गया है। अब किसी भी उद्योग की यदि एक एक लाइन भी पढ़े, जैसे लोहा इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र, मोटर गाड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र, जलयान उद्योग का प्रमुख केंद्र, या हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है उसका प्रमुख केंद्र, तो प्रत्येक प्रकार के इंडस्ट्री में आप यदि एक एक नाम पढ़ते हैं तो भी पर्याप्त होता है, क्योंकि इसी तरीके का प्रश्न अक्सर आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और देखिए यहाँ पर मोटर गाड़ी के बारे में आपको प्रश्न पूछा गया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का प्रश्न पूछा गया है। अधिकतर लोगों का आंसर इसमें बी आया है, कुछ लोगों का आंसर ए भी आया है, बोस्टन, डेट्रॉइट, बर्मिंघम, पिट्सबर्ग। ए और बी दो तरीके के आंसर आ रहे हैं। अब देखिए सही आंसर की हम बात करते हैं। इसका सही आंसर है डेट्रॉइट। पूरे वर्ल्ड में मोटर गाड़ी या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो जगह है वो कौन सी है? डेट्रॉइट है। देखिए डेट्रॉइट के बारे में हम यदि बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के आपको, या हम कह दें कुल मिलाकर यूएसए के औद्योगिक प्रदेश आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और यूएसए में भी देखिए यहाँ पर महान झीलें हैं, सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरन है, ये ईरी है और ये ओंटारियो है। ये 5 महान झीलें हैं, इनके आसपास बहुत सारे औद्योगिक केंद्र हैं। सबसे पहले हम बोस्टन की बात कर लेंगे। तो यहाँ पर यूएसए के पूर्वी भागों में बोस्टन स्थित है और बोस्टन यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बोस्टन को विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। हालांकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा केंद्र है मैनचेस्टर, उसका भी बड़ा नाम है। बोस्टन की हम बात करें तो यूएसए के पूर्वी भाग में सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है। और भारत में यदि आप बात करें तो अहमदाबाद जो कि सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है, उसको हम पूर्व का बोस्टन या भारत का बोस्टन भी कहते हैं। चलिए बोस्टन के बाद में हम डेट्रॉइट की बात करें तो देखिए ये जो ईरी झील है, इस झील का नाम है कौन सी? ईरी। इस ईरी झील के किनारे यहां पर स्थित है डेट्रॉइट और ये मोटर गाड़ी उद्योग का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। ऑटोमोबाइल सेंटर में यदि हम बात करें तो डेट्रॉइट सबसे बड़ा केंद्र है और डेट्रॉइट के आसपास जो अन्य क्षेत्र हैं वो सारे के सारे मोटर गाड़ी उद्योग के लिए जाने जाते हैं। कई शहरों का उसमें नाम आता है लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? डेट्रॉइट। अगली बात हम देखें यहाँ पर 2 नाम और आपके सामने बचे, एक बर्मिंघम और एक पिट्सबर्ग। तो दक्षिणी पूर्वी यूएसए में देखें तो यहाँ पर है बर्मिंघम। हालांकि बर्मिंघम एक औद्योगिक केंद्र ब्रिटेन में भी है और बर्मिंघम नाम से एक औद्योगिक केंद्र यहाँ पर यूएसए में भी है। और यहाँ पर हम चलेंगे पूर्वी यूएसए में तो यहाँ पर है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग की हम बात करें तो पूरे विश्व में लोहा इस्पात उत्पादन में सबसे बड़ा नाम यदि कोई आता है तो वो पिट्सबर्ग का आता है। तो पिट्सबर्ग पूरे वर्ल्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में आपको जब भी पूछा जाए तो शायद पिट्सबर्ग से प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आपको ध्यान में रखनी है, कई बार पीटर्सबर्ग भी नाम आता है, सेंट पीटर्सबर्ग। तो पीटर्सबर्ग आपको मिलेगा रूस में, रसिया में मिलेगा। ये पिट्सबर्ग है जो कि इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और
नीचे हम देखें तो दक्षिणी यूएसए की तरफ यहाँ पर बर्मिंघम इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो पिट्सबर्ग और बर्मिंघम ये दोनों इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं। बोस्टन सूती वस्त्र उद्योग के लिए, डेट्रॉइट मोटर गाड़ी उद्योग के लिए है। बर्मिंघम भी यहाँ पर इतना बड़ा केंद्र है कि हम इसको दक्षिणी यूएसए का पिट्सबर्ग कह देते हैं। तो उत्तरी यूएसए में, यहाँ पर पूर्वी यूएसए में पिट्सबर्ग विश्व का बहुत बड़ा केंद्र है। दक्षिणी यूएसए में यहाँ पर बर्मिंघम बहुत बड़ा केंद्र है। तो चलिए, ये बात हुई डेट्रॉइट की, जो कि मोटर गाड़ी उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न। बीच में एक कमेंट आ रहा है कि कुछ दिख नहीं रहा है। क्या ऐसी समस्या सब लोगों को आ रही है? हो सकता है कि कोई तकनीकी दिक्कत हो। बाकी लोग भी बताएं, क्या ऐसी कोई समस्या आ रही है? चलिए, हाँ, आप लोगों के क्या कमेंट आ रहे हैं? इसका मतलब आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। हो सकता है किसी एक के फोन में ये कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए, आंसर देने की आपको कोशिश करनी है। स्क्रीन पर आपके प्रश्न आ चुका है। क्या प्रश्न है? 10 डिग्री चैनल स्थित है। 10 डिग्री चैनल क्या है? ये एक जलमार्ग है जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से होकर जो गुजरता है, उस जलमार्ग का नाम है। और ये जो जलमार्ग है, ये है कौन से द्वीपों के बीच में है? ये प्रश्न आपको पूछा गया। ऑप्शन ए, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। ऑप्शन सी, उत्तरी अंडमान व मध्य अंडमान के बीच। और ऑप्शन डी, कार निकोबार व छोटा निकोबार के बीच। तो इनमें से आपको ये देखना है कि 10 डिग्री चैनल की स्थिति क्या है। आंसर आप लोगों के आ रहे हैं ए, डी। ए और डी ज्यादा दे रहे हैं आप। चलिए, ज्यादातर लोगों का आंसर आया है ए। हेतराम ने बहुत सारी बार एक उत्तर दिया है। देखिए, भारत में हम देखेंगे तो जो द्वीप समूह है, जिनका नाम हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उनके बीच से ये जलमार्ग है। और उनमें आप देखेंगे तो देखिए, अंडमान द्वीपों में सबसे उत्तर में जो आपको मिलता है वो है उत्तरी अंडमान। उसके दक्षिण में है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान हालांकि काफ़ी बड़ा है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। उसके नीचे हम चलें तो ये दक्षिणी अंडमान है। और दक्षिणी अंडमान से नीचे चलेंगे तो ये छोटा अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है। उसके नीचे चलेंगे तो निकोबार समूह है, जिनमें कार निकोबार है। फिर एक लिटिल या छोटा निकोबार है। और उसके नीचे है ग्रेट निकोबार। ये अंडमान निकोबार द्वीपों के प्रमुख द्वीप हैं। और इनमें से देखा जाए 10 डिग्री चैनल की हम बात करें तो ऊपर वाले ये जो अंडमान द्वीप है और नीचे वाले ये निकोबार द्वीप है, इनके बीच से जो जलमार्ग है, उस जलमार्ग का नाम है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल की वैसे स्थिति हम देखें तो ये अंडमान द्वीपों और निकोबार द्वीपों के बीच में स्थित है। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो अंडमान द्वीपों और निकोबार द्वीपों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। और यहाँ पर एग्जैक्ट हम द्वीप देखें तो अंडमान द्वीपों का कौन सा? छोटा अंडमान। और निकोबार द्वीपों का कौन सा द्वीप? कार निकोबार। इनके बीच में स्थित है कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। यदि आपको डंकन पैसेज का प्रश्न पूछ लिया जाए तो देखिए, डंकन जो मार्ग है, डंकन दर्रा है, ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में। जैसे बी ऑप्शन है दक्षिण अंडमान छोटा अंडमान के बीच में, तो वहां पर 10 डिग्री चैनल नहीं है। वहां पर कौन सा है? डंकन पैसेज के नाम से जिसको जाना जाता है, वह मार्ग है। उत्तरी अंडमान के उत्तर में चलेंगे तो यहाँ पर एक जलमार्ग और है, जिसका नाम है कोको जलमार्ग या कोको चैनल कह सकते हैं, कोको जल संधि कह सकते हैं। तो ये कुछ जलमार्गों की बात हुई। 10 डिग्री चैनल का ये प्रश्न आपके सामने था। और चलिए, भारत के भूगोल में हम बात करें तो ये भारत के भौतिक प्रदेशों से पूछा गया आपको प्रश्न है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और ये जो प्रश्न है,
ये भारत का जो आपका कृषि का टॉपिक है, एग्रीकल्चर का टॉपिक है, वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न देखिए क्या है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस कौन सा है? चलिए आंसर आपके आने शुरू हो चुके हैं और अधिकतर लोगों का आंसर आया है इसमें सी, और जिन्होंने सी दिया उनका सबका सही है। देखिए दालों के उत्पादन में जो राज्य अग्रणी है उनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन्हीं का नाम आता है वैसे, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो सभी प्रकार की दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। सोयाबीन में बात करें तो विशेषकर मध्य प्रदेश का बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं, महत्व देख सकते हैं, तिलहन फसलों और दलहन के रूप में जिसको जाना जाता है। चने के उत्पादन में भी बात करें तो मध्य प्रदेश काफ़ी अग्रणी राज्य है। चलिए एमपी करेक्ट है, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं और इस प्रश्न से आपको ये आइडिया रखना चाहिए कि कुछ जो मुख्य फसलें हैं उनके बारे में, जैसे गेहूं है, चावल है, कपास है, गन्ना है या दालें ऐसा नाम आ जाए तो उनके उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, इस तरीके का प्रश्न आपको किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये खनिज के टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है और इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा असुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सुमेल किस चीज का है, एक तरफ खनिज का नाम है और दूसरी तरफ है खनन क्षेत्र। तो इस तरफ खनिजों के नाम दिए गए हैं कोयला, तांबा, बॉक्साइट और लोहा अयस्क, और दूसरी तरफ इनकी जो खाने हैं वो कौन से एरिया में क्षेत्र दिए गए हैं। इनमें से एक जोड़ा ऐसा है जो गलत है, बाकी 3 जोड़े सही है, तो उसकी हमें पहचान करनी है। देखिए कोयला के सामने लिखा गया है तलचर, तांबा के सामने लिखा गया है केमनगुंडी, बॉक्साइट के सामने लिखा गया है कालाहांडी, लोहा अयस्क के सामने लिखा गया है हासपेट। इनमें से कौन सा गलत है? तीन सही है, एक जोड़ा गलत है। चलिए आंसर आपके आने शुरू हो चुके हैं, बी और डी, अभी तक 2 आंसर आपके आए हैं। सी भी आंसर आ गया है बीच में, पर ज्यादातर का आंसर बी है और डी है, सी वाले बहुत कम है। डी उत्तर ज्यादा लोग दे रहे हैं। चलिए सही आंसर देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्या है। सबसे पहली बात हम करें कोयले की, तो देखिए कोयला उत्पादन में यदि आप बात करें तो भारत के बड़े क्षेत्रों में एक तो पश्चिम बंगाल में नाम आता है रानीगंज, रानीगंज बहुत बड़ा एरिया है। उसके अलावा झारखंड में बात करेंगे तो आता है झरिया, और यदि हम ओडिशा में बात करेंगे तो आता है तलचर। तो कोयला उत्पादन में यदि आप 3 बड़ी जगहों की भी भारत में बात करें तो उसमें रानीगंज आता है, झरिया आता है और तलचर आता है। तो तलचर ओडिशा राज्य में स्थित है, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, झरिया झारखंड में है। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज प्रमुख क्षेत्र, झारखंड में झरिया प्रमुख क्षेत्र और ओडिशा में तलचर कोयला उत्पादन में बहुत बड़ा है और प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो एक वाला जोड़ा तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात करते हैं तांबा की, तो तांबा उत्पादन में बात करें, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने लिखा गया है केमनगुंडी। केमनगुंडी की हम बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ियों में केमनगुंडी स्थित है और ये है लोहा अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तांबा नहीं मिलता है, लोहा मिलता है। तो जिन्होंने बी किया उनका सही है, तांबे के लिए केमनगुंडी नहीं जाना जाता है। केमनगुंडी बहुत प्रसिद्ध खान है भारत की, कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ियों में, लेकिन है किसके लिए? लोहा अयस्क के लिए है, तांबा के लिए नहीं है। तो ये
बी ऑप्शन है ये असुमेलित है। यहां तक कि हम बात करें बॉक्साइट के बारे में बात करें तो ओडिशा का इसमें पहला स्थान है और ओडिशा में कालाहांडी और कोरापुट है, ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो सी वाला जोड़ा भी सही है। और अधिकतर लोग जैसे आंसर दे रहे थे डी लोएस की बात करें, लोएस की यदि आप बात करोगे तो कर्नाटक राज्य में लोएस के बहुत बड़े भंडार हैं, उत्पादन में भी उसका पहला स्थान आता है। और कर्नाटक में देखें तो एक तो चिकमंगलूर जिले में आपको बाबा बुदन की पहाड़ियों में केमनगुंडी की खाल में लोहा मिलता है। उसके अलावा बेलारी में देखेंगे कर्नाटक में तो यहाँ पर हासपेट प्रमुख क्षेत्र है। तो हासपेट है कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, लोहे इसके लिए प्रसिद्ध है। तो डी जिन्होंने किया उनका सबका गलत है भाई, डी बात तो सही है, लोएस्क में हासपेट बिल्कुल सही है। तांबा के सामने केमनगुंडी लिखा गया था बी ऑप्शन में, वो गलत था। तो बी जिन्होंने किया उनका सही है। चलिए ये बात हुई खनिज की। और खनिज के बाद में नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर उद्योग के टॉपिक से पूछा गया है। क्या प्रश्न है देखिए और किस तरीके का प्रश्न आपको किया जा सकता है। प्रश्न को एक बार हम पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात का कारखाना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से प्रश्न पूछा है, कौन सा इस्पात का कारखाना स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित नहीं हुआ था। इसका मतलब इन चार में से तीन कारखाने ऐसे हैं जो स्वतंत्रता से पहले स्थापित हो चुके थे और एक कारखाना ऐसा जो स्वतंत्रता के बाद में स्थापित हुआ है। चलिए ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है भिलाई, दूसरा बर्नपुर, तीसरा है कुल्टी और चौथा है भद्रावती। इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा कारखाना ऐसा है जो स्वतंत्रता से पहले स्थापित नहीं हुआ था। चलिए अधिकतर लोगों का आंसर इसमें ए आया है, कुछ एक लोगों ने डी दिया है, एक दो ने बी भी दिया है, बाकी अधिकतर लोगों का ए आंसर है। और ए जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही है। भारत में लोहे इस्पात उद्योग की इतिहास की यदि हम बात करें तो देखिए इस्पात का जो प्रारंभिक कारखाना तमिलनाडु में खोला गया था वो तो असफल रहा था, लेकिन उसके बाद में भारत में स्वतंत्रता से पहले जो कारखाने लगे उनमें हम देखें तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में एक कारखाना लगाया गया कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए। उसके बाद में बिहार के साकची नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, वहां पर कारखाना लगाया गया। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में ही बात करें तो बर्नपुर और इसके अलावा हीरापुर में कारखाने लगाए गए और एक कारखाना फिर कर्नाटक के भद्रावती में भी लगा। तो देखिए लोह इस्पात उद्योग के इतिहास की हम बात करें तो भारत में 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में कारखाना लगाया गया। 1907 में बिहार के साकची नामक स्थान पर कारखाना लगा, जिसको आगे चलकर हमने नाम दे दिया कौन सा, जमशेदपुर। इसके बाद में यदि हम बात करें तो 1908 से 18 के बीच में जो पश्चिम बंगाल में कारखाने लगे, हीरापुर में इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई और उसके बाद में वहां पर एक बर्नपुर में भी कारखाना लगाया गया। 1923 की हम बात करें तो कर्नाटक के भद्रावती में एक कारखाना लगाया गया। ये सब कारखाने कुल्टी, साकची या जमशेदपुर, हीरापुर, बर्नपुर, भद्रावती ये सब आज़ादी से पहले के हैं। आज़ादी के बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 कारखाने लगे, जिनमें पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से, ओडिशा के राउरकेला में जर्मनी की सहायता से और मध्य प्रदेश के, उस समय मध्य प्रदेश, वर्तमान में हम देखते हैं छत्तीसगढ़, तो वहां पर स्थित भिलाई में सोवियत रूस की सहायता से। ये सब कारखाने दूसरी पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग से लगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहयोग से झारखंड के बोकारो में इस्पात का कारखाना लगाया गया। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा था कि कौन सा इस्पात कारखाना आज़ादी से पहले का नहीं है, तो आज़ादी से पहले के बर्नपुर, भद्रावती, कुल्टी ये 3 है। भिलाई आज़ादी के बाद का है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई में रूस की सहायता से ये कारखाना स्थापित किया गया था। चलिए उद्योग के इस क्वेश्चन के बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर परिवहन के टॉपिक से है। परिवहन के टॉपिक से आपको सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन,
इन सब के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है ये वायु परिवहन का प्रश्न है, और सीधा सीधा एक फैक्ट आपको पूछा गया है वायु परिवहन के बारे में कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1923 और ऑप्शन डी 1931। बताइए भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था। बहुत सीधा और सिंपल फैक्ट है। हालांकि भारत के भूगोल के ये जो प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए टेस्ट पेपर आयोजित किया था, लेकिन आप अन्य कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो भारत के भूगोल के यही टॉपिक सिलेबस में होते हैं और इसी तरीके के प्रश्न आपको वहां से पूछे जाते हैं। तो चलिए बताइए, बिल्कुल सब लोगों का सही आंसर आ रहा है 1911। एक बीच में सी भी आ रहा है, बाकी लोग बी आंसर दे रहे हैं 1911। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। इलाहाबाद से नैनी के बीच में डाक परिवहन के रूप में वायु परिवहन की भारत में शुरुआत की गई थी, और उसके बाद में देखें तो कुछ निजी विमान कंपनियों ने भारत में वायु परिवहन की सेवा देना शुरू किया, लेकिन उन निजी कंपनियों का भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण करते हुए 1953 में वायु परिवहन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज किया, राष्ट्रीयकृत किया, और जो भी अब तक 1953 तक कंपनियां चल रही थी उनको सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर 2 कंपनियों का गठन कर दिया था एक एक्ट पारित करके, जिनमें एक तो नाम था इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, और दूसरा कर दिया गया था एयर इंडिया लिमिटेड। भारत में जो घरेलू वायु परिवहन की सेवा है वो इंडियन एयरलाइंस के द्वारा दी जाती थी, और साथ ही कुछ पड़ोसी देशों में भी ये परिवहन की सेवा देती थी। और एयर इंडिया की बात करें तो लंबी दूरी की जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी उनके लिए 1953 में एयर इंडिया का गठन किया गया। आगे चलकर इन दोनों का विलय भी कर दिया गया है, और वर्तमान में इनका विलय करने के बाद में इनको नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना गया 1907 में, लेकिन इसमें 2007 में, और वर्तमान में हम देखें तो 2011 के बाद में उसका नाम वापस एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। इसके अलावा कई प्रकार की निजी कंपनियां भी भारत में वायु परिवहन की सेवाएं देती हैं, और दुर्गम क्षेत्रों तक वायु परिवहन की पहुंच बनाने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड और वायुदूत कंपनी ने भी अपनी सेवाएं भारत में शुरू की थी, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तरी और पूर्वी भारत के दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर वायु परिवहन की सेवा देती थी। खनिजों के खोज के लिए भी कुछ वायु परिवहन की सेवा हेलीकॉप्टर्स के रूप में भारत में शुरू की गई थी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के द्वारा। तो ये वायु परिवहन के बारे में थोड़ी सी बात है। इस टॉपिक से आपको वायु परिवहन में बहुत सामान्य से फैक्ट पूछे जाते हैं, जैसे शुरुआत कब हुई, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कौन सी कंपनियां हैं जो भारत में वायु परिवहन की सेवाएं देती हैं, और इसके अलावा कुछ एक प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उनका प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा एक प्रश्न हमने पिछले पेपर में भी देखा था कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है, जो कि हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसके बारे में प्रश्न था। तो परिवहन के टॉपिक में इस तरीके के लगभग आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सिलेबस लगभग सभी परीक्षाओं का एक ही होता है। भारत के भूगोल में यदि हम बात करें तो वही टॉपिक, या विश्व का भूगोल भी आपके सिलेबस में, तो लगभग एक जैसे ही टॉपिक हर परीक्षा के सिलेबस में होते हैं। तो आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये जो प्रश्न है ये प्रत्येक परीक्षा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितनी आप परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप सब इंस्पेक्टर का दे रहे हो, चाहे आप रीट का दे रहे हो, चाहे आप कोई एग्जाम दे रहे हो। तो इन सभी परीक्षाओं में इन सभी टॉपिक्स का एक जैसा ही महत्व होता है, और इसी तरीके के प्रश्न आपको चाहे आप कोई सी भी एग्जाम में बैठ रहे हो उसमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आज के इस लाइव सेशन में जुड़कर आप लोगों ने काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा सही आंसर देने की कोशिश की। आप हमेशा ऐसा प्रयास करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, और ऐसी प्रैक्टिस आपको एक दिन परफेक्ट बना देगी। तो आप सब लोग इस लाइव सेशन में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले किसी लाइव सेशन में फिर से हम किसी एक टेस्ट सीरीज के जो टेस्ट पेपर है, आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन के साथ में फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।